हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है इसमें मैंने अर्थ, वीनस एंड मून से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए हैं और वो क्वेश्चंस मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपको सोल्व कराने वाली हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो देखिए, वीनस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। वीनस, ठीक है, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं, क्या है, सूर्य से दूरी इसकी कितनी है, सूर्य से दूसरा ग्रह है। अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं क्योंकि अर्थ जैसे ही इस पे एनवायरनमेंट है, ठीक है, और इसका जो शेप है और जो इसका मास है वो भी नियर टू अर्थ है, इसलिए इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो वीनस का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थिक एनवायरनमेंट है। थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से उसके अंदर क्या है कि जो सन से रेज आ रही है ना, वो रेज तो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, लेकिन वापस वो एटमॉस्फेयर उन रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब करता रहता है। तो कंटिन्यू एब्जॉर्बिंग की वजह से जो उसका एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको पता है मेनली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी होती है? CO2। CO2 इज़ द मेन फैक्टर। CO2 इज़ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इसका एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और इसके जो क्लाउड हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपको इन्हीं फैक्ट से आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो PYQ में आया हुआ है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक है तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है जैसे अर्थ का है मून, ठीक है। उसके बाद है रोटेशन। रोटेशन ये करता है ईस्ट टू वेस्ट, रोटेशन करता है ये ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ये रोटेट करता है। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए इसको ये उल्टा होने की वजह से इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन। रेट्रोग्रेड रोटेशन जो इसका रोटेशन पीरियड है, मतलब देखो जो वीनस है एक तो अपने इस रोटेशनल एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तो जब वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो उस एक रोटेशन को तो वो कंप्लीट करता है 243 डेज के अंदर। लेकिन जब ये सन के अराउंड जब ये रिवॉल्व करता है तब उस रेवोल्यूशन को ये कंप्लीट करता है 225 दिन के अंदर। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जो रोटेशन टाइम है, रोटेशन पीरियड है, वो इसके रेवोल्यूशन पीरियड से ज़्यादा है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूछा जा सकता है, ठीक है। फेजेस, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के अंदर कि जो हमारा वीनस है वो क्या करता है, फेज दिखाता है, फेजेस दिखाई देते हैं उसके अंदर, और उन फेजेस दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है? हमारा जो मून है वो भी फेजेस दिखाई देता है, और उसका भी कारण क्या है? तो देखिए, जो वीनस है या जो मून है वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट नहीं बोलेंगे, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो हम हैं वीनस को अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ भी रोटेट कर रही है और जो वीनस है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जो इनकी रिलेटिव मोशन है, किस किस की, वीनस की, अर्थ की, आपस में एक दूसरे की जो इनके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये वीनस है ये हमें फेजेस दिखाई देता है, ठीक है। वीनस का खुद का तो कोई प्रकाश होता है नहीं, ये सन से लाइट एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वीनस चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो फेजेस दिखाने का कारण क्या है? फेजेस दिखाने का एकमात्र कारण है द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। रिलेटिव रिवॉल्यूशन बोल देंगे इसको हम, ठीक है। और इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, जनरल हमने इनको नेम दिया है, लेकिन ये स्टार नहीं है, ये क्या है, ये प्लैनेट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो गए? सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता है,
और रोटेशन जो टाइम पीरियड है वो 243 है, और जबकि रेवोल्यूशन टाइम है वो 225 डेज है। और फेजेस इसमें दिखाई देते हैं वीनस के अंदर, मॉर्निंग स्टार, और इसको इवनिंग स्टार भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए अर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह है, एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन पाया जाता है, इतना पानी है, और मून इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी शेप ऐसी होती है, और ये देखो रोटेशन जो करती है, रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड जब ये रोटेट करती है तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और इसका जो एक रोटेशन है वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में पूरा हो जाता है। तो रोटेशन के कारण क्या क्या होते हैं, जो रोटेशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो दिन और रात के बनने के लिए है, और जो सूर्य है या तारे हैं वो हमें ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, तो इसलिए हमें जो सन है या स्टार्स है वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, इस फैक्ट से क्वेश्चन आया है PYQ में सीटेट के लिए, कि जो अर्थ है जिस प्लेन में वो रोटेट करती है, अर्थ का जो रोटेशनल प्लेन है, मान लिया ये वाला रोटेशनल प्लेन है और ये इसका रोटेशन एक्सिस है, तो ये रोटेशन एक्सिस और जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो आपस में कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो क्वेश्चन सीटेट के अंदर यही पूछा गया था कि जो सीजन बनते हैं, ऋतुएं जो बनती हैं, सर्दी गर्मी मानसून वगैरह, वो उसका कारण क्या है। तो आंसर में हमें रोटेशन दिया था, रेवोल्यूशन दिया था, या फिर ये टिल्ट दिया था कि 23.5 डिग्री वो अपने रोटेशनल एक्सिस के साथ झुकी हुई है। तो ये वाले ऑप्शन थे, आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है। तो जो जो पृथ्वी है वो सन के वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में परिक्रमा लगाते, रेवोल्यूशन करते, रेवोल्यूशन टाइम है 365 1/4 डे, और जो ये 1/4 डे है ये हर 4 साल बाद क्या बना देते हैं, लीप ईयर। तो रेवोल्यूशन एंड अर्थ एक्सियल टिल्ट जो अर्थ का सन के अराउंड रिवोल्यूशन है एंड जो उसका एक्सियल टिल्ट है, वो दोनों ही चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, सीजन्स के लिए। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीजन्स के लिए। सीटेट में ये आया था, ऋतुएं केवल सूर्य से पृथ्वी की दूरी बदलने के कारण नहीं होती, इनका मुख्य कारण है कि वो अपने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब देखिए PYQ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीनस शो फेजेस लाइक मून व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। जो शुक्र ग्रह है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अर्थ से तो वो चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाता है, फेजेस दिखाता है। तो उन फेजेस को दिखाने का क्या कारण है, वीनस हैज़ क्लाउडी एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट सनलाइट। ये रीजन जो है ये ट्रू है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके फेजेस दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फेजेस दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ बताई थी मैंने, जो वीनस है उसका सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन है और जो उसके रिलेटिव मोशन है किसके सन के रेस्पेक्ट में, उसकी वजह से उसके अंदर फेजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। वीनस रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो रोटेशन नहीं रिस्पॉन्सिबल, ना ही उसका जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर है वो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिवोल्यूशन। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन देखिए, R1 एंड R2 आर ट्रू बट R1 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, R1 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। R1 एंड R2 आर ट्रू बट R2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। R1 and R2 are true but neither are the correct explanation for A. This is the correct option. दोनों ऑप्शन सही हैं। वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 कंटेन करता है। ये सारे फैक्ट्स सीटेट के लिए सही हैं, बट क्या है, ये फेज दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जो वीनस है उसका जो खुद के एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है वो भी फेजेस दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चेंज इन द सीजन ऑन द अर्थ इज अकर। जो सीजन के अंदर चेंज आता है, सर्दी गर्मी
जो ये चेंजेस आते हैं ये किस वजह से आते हैं, तो मैंने बताया कि जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो और जो अर्थ का प्लेन ऑफ रोटेशन है वो उनके बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बनता है, और जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है, तो दिस इज द रीजन फॉर द चेंज ऑफ द सीजन। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये रीजन है नहीं, ये रीजन नहीं है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, द फेजेस ऑफ मून एज वी सी फ्रॉम द अर्थ आर ड्यू टू द चेंजिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन। इसने देखो खुद आंसर ही बताया है क्वेश्चन के अंदर कि जो फेज हमें चंद्रमा के अंदर दिखाई देते हैं जब हम अर्थ से चंद्रमा को देखते हैं, आर ड्यू टू, वो किस वजह से है, चेंजिंग रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन चेंज होने की वजह से किस किस की रिलेटिव पोजीशन, सन की, मून की और अर्थ की। किस किस की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, सन की, अर्थ की और मून की। तो जो फेजेस वीनस के अंदर दिखाई देते हैं उसमें भी तो क्या आया था, जो रिलेटिव पोजीशन थी किसकी, वीनस की, सन के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रही थी। इस वजह से जो वीनस है वो भी फेज दिखा रहा था, और जो ये है हमारे पास मून है ये भी रिलेटिव मोशन की वजह से फेजेस दिखाता है। तो देखिए अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, विच, अब इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए, ऑन फुल मून डे, फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, ये है सन, ये है मून, और इनके बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है, किस दिन, पूर्णिमा के दिन, यानी कि फुल मून डे के ऊपर। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन न्यू मून डे यानी कि अमावस्या के दिन, मून इज बिटवीन, मून बीच में आ जाता है सन के और अर्थ के। ठीक है, तो अमावस्या के दिन ये होता है और पूर्णिमा के दिन ये होता है, ये दोनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और ये देखो इस बात से ये कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो जब ये दोनों बीच में आ रहे हैं, कभी मून बीच में आ रहा है, कभी अर्थ बीच में आ रही है, तो ये किस वजह से आ रहे हैं, जो मून की, अर्थ की और सन की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो रही है। किस वजह से चेंज हो रही है, देखो जो अर्थ है वो तो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, सॉरी, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो तीनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसलिए जो कभी तो मून बीच में आ जाता है और कभी जो है अर्थ बीच में आ जाती है, और इसी वजह से जो एक्लिप्स बनते हैं वो एक्लिप्स भी इसी रीजन की वजह से बनते हैं। तो क्वेश्चन एक्लिप्स वाला भी आ सकता है, हमेशा नहीं बनते लेकिन कभी कभी बनते हैं। जो फेजेस दिखाई देते हैं वो भी रिलेटिव मोशन ऑफ सन, अर्थ एंड मून की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी इज द आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया है क्योंकि ये किसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए उठा लिया है मैंने, ये जनरल क्वेश्चन है। Which one of the following place is most likely to be affected by the cyclone? साइक्लोन से इनमें से कौन सा जो प्लेस है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो इसका आंसर रहेगा पुरी। पुरी है जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, और जो अर्थ इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है यानी कि ईस्ट वाला जो किनारा है वहाँ पे स्थित होने की वजह से वहाँ पे बार बार चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने किस लिए उठाया है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि जब मैंने कल आपको सोइल वाला जो टॉपिक कराया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ह्यूमस है, अर्थ जो मिट्टी के अंदर ह्यूमस होती है जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो ह्यूमस कैसे प्रोड्यूस होती है, तो तब वहाँ पे मैंने एक लाइन बताई थी कि जो ह्यूमस है वो डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज से बनती है, तो ह्यूमस को हम मैच कर देंगे इससे। तो ये क्वेश्चन मैंने कल वाले टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए बनाया है। ठीक है, अब डिकम्पोजर्स, अब पूरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए बी में जाएगा थर्ड, बी में जाएगा थर्ड ये वाला। ठीक है, बी में हो गया थर्ड, और ह्यूमस सी में जाएगा फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने जो ये नोट्स लिए हैं, मैं इन नोट्स को डायरेक्ट कहीं से भी नहीं उठाती हूँ, मैं एक एक लाइन अपने हाथ से लिखती हूँ और तब मैं ये नोट्स
प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने डायरेक्ट कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, मैं एक एक लाइन मेरे हाथ से लिखी हुई है, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एनालाइज किए हैं PYQ भी, और उन PYQ के बेस पे ही मैंने ये एक एक लाइन अपने हाथ से लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये जो आई का स्ट्रक्चर होता है, ये क्वेश्चन पूरे के पूरे आई स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन कर देगा। तो ये भी PYQ है, देखो ये भी PYQ है 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन इसने 5 फैक्ट उठाए, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना और सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो ये जो आई होती है, हमारी आई की जो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो ये पार्ट्स दिए होते हैं, इन पार्ट्स के फंक्शन पूछ लेता है डायरेक्ट। तो उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेटिना की। जो रेटिना होती है वो एज ए स्क्रीन की तरह से काम करती है, और जो इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है। तो रेटिना डी में जाएगा, सेकंड, एक्ट एज द स्क्रीन फॉर द इमेज, ठीक है। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, होल्ड द लेंस की पोजीशन, जो हमारी आई के अंदर लेंस लगा होता है उसको सिलेरी मसल्स अपनी पोजीशन पे कंट्रोल करके रखती हैं, तो ई में जाएगा थर्ड, ठीक है। प्यूपिल के थ्रू क्या करती है, लाइट एंटर करती है, तो सी में जाएगा फिफ्थ, सी में जाएगा फिफ्थ, सी में जाएगा फिफ्थ, डी में जाएगा सेकंड, डी में जाएगा सेकंड, और ई में जाएगा थर्ड, ठीक है। ई में जाएगा थर्ड, डी में जाएगा सेकंड, सी में जाएगा फिफ्थ। तो अब ए में बचा है फोर्थ, कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, फोकस करता है लाइट को। जब कॉर्निया में डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी जो इमेज बनती है आई की वो ब्लर बनती है। क्यों? क्योंकि उसका कॉर्निया सही तरीके से काम नहीं करता है, और जो लाइट फोकसिंग का काम है, लाइट को एक जगह अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, तो ए में जाएगा फोर्थ, ठीक है। इसलिए उसकी इमेज ब्लर बनती है, ए में जाएगा फोर्थ। तो क्या आंसर, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये है इम्पोर्टेंट, इससे आपका आई के जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से मैंने CDP से लिया है, ठीक है। CDP में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, FA1 FA2, ये जो चलते रहते हैं लेसन ख़त्म होने के साथ साथ, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब हमने एक पार्ट पढ़ा दिया है और हम फॉर्मेटिव या FA1 वगैरह ले लेते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि किस बच्चे को किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, किस लाइन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको मेथड समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से हमें उसकी बीमारी का पता चल जाता है। तो ये कैसा होता है, नेचर में डायग्नोस्टिक होता है, निदानात्मक होता है। इसकी हेल्प से हम बच्चे की बीमारी को पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग करा के उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि रेमेडियल टीचिंग है वो डायग्नोस्टिक से पहले होती है या बाद में होती है। तो पहले हम डायग्नोस्टिक करते हैं और फिर उसके बाद में हम रेमेडियल टीचिंग तैयार करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो सभी के लिए नहीं है। ये तो है नहीं कि भाई पूरी की पूरी क्लास को कुछ भी समझ नहीं आया, किसी पर्टिकुलर बच्चे को किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो सकती है, तो उस बच्चे के लिए उसी कॉन्सेप्ट को उसके तरीके से ही तैयार किया जाता है। तो ये जो रेमेडियल टीचिंग है ये इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करती है, और जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला सीन है, डायग्नोस्टिक वाला जो सीन है, वो सभी के लिए होता है। हम उसमें देखते हैं, ठीक है, वो रचनात्मक है, वो डायग्नोस्टिक है, इसलिए हम ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री से उठाया है, इसमें भी अपने आप में 3-4 बातें क्लियर हो रही है, तो मैंने ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से उठाया है। देखिए, ए इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड, ए को हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेड बनाने में। तो क्या लैक्टोबैसिलस को ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। दोनों ऑप्शन कैंसिल। तो यीस्ट जो है हम उसको ब्रेड मेकिंग में यूज़ करते हैं, एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट में, केक वगैरह में भी बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड बी, और इस प्रोसेस को हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। बी में क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। जो ए है यानी कि जो यीस्ट है, ब्रेक डाउन द शुगर इनटू ग्लूकोज। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर को ग्लूकोज में तोड़ने का कौन काम करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन करता है? यीस्ट करता है, ठीक है।
इंटू एल्कोहल एंड सी, किस किस में, एल्कोहल में और सी में तोड़ देता है। जब ये फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस होती है तो इसमें कौन कौन होते हैं, शुगर से एल्कोहल बनता है और साथ में कौन निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों यहाँ तक तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम है। अब देखिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात है या एनएरोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वहाँ पे एनर्जी बनती है। ठीक है, और या एटीपी बनते हैं। लेकिन ये एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें CO2 अल्कोहल फॉर्म होता है, या जब हमारी मांसपेशियों में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो उससे जो मसल्स है हमारी वो थक जाती हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर क्या होता है, तो उनमें एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन हो जाता है उसकी वजह से लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान महसूस होती है। तो ये किस टाइप का रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक। एरोबिक आते ही ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन ठीक हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। और जो डो लगाते हैं ना हम, उसमें से जो बबल निकलते हैं, हमें पता किसकी वजह से निकलते हैं, CO2 की वजह से निकलते हैं बबल। और CO2 क्या करता है, जो भी डो लगाते हैं उसकी मास को दोगुना कर देता है या वॉल्यूम को ज़्यादा कर देता है, उसके वॉल्यूम को ज़्यादा कर देता है। आटे का जो जब हम आटा लगा लेते हैं भटूरे बनाने के लिए तो हम उसमें यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या करता है, उसको फर्मेंट कर देता है और जो CO2 होती है उसकी वजह से उसमें जो बबल्स वगैरह बनते हैं और वो फूल कर अपने वॉल्यूम में एटलीस्ट 2 गुना हो जाता है। तो उसका मास तो जितने ग्राम हमने आटा लिया था उतना ही होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम है जो वो 2 गुना हो जाता है। तो ये 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन इन 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कम मैंने आपको 15 से 20 फैक्ट बता दिए हैं। तो ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिनिश करते हैं आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।